चैप्टर 51 टॉपर का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध। जब उसने लोगों को फिर से उसके बारे में बात करते हुए सुना तो यश मंद मंद मुस्कुराने लगा, हंसने ही लग गया। जैसा कि उन तीनों लड़कियों ने चर्चा जारी रखी, उन्होंने देखा कि यश उनकी ओर चला आ रहा है। अरे, क्या ये वही गिटारिस्ट है? देखो तो जरा, ये उसी की तरह तो नहीं लग रहा। कोई चांस नहीं, मैंने सुना है कि वो गिटारिस्ट हमारे कैंपस का ही एक छात्र है। नामुमकिन, वो गिटारिस्ट पक्का से एक प्रोफेशनल गायक है। यश उनके पास ऐसे चला आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो भी अपनी प्रसिद्धि और नाम को छिपाते हुए। यश को उन लड़कियों से काफी जानकारी मिल रही थी। उसे पता चला कि इस सिंगिंग कंपटीशन को यूनिवर्सिटी बहुत सीरियसली ले रही थी और ये काफी पॉपुलर भी हो गया था। इसके अलावा एक सेकंड टियर के कलाकार को जज के रूप में इनवाइट किया गया था। शुरू में तो ये एक मिनी इवेंट लग रहा था, लेकिन इससे मिलने वाला एक्सपोजर रातों रात बढ़ गया था, इसलिए ये बड़े पैमाने पर विकसित हो रहा था। हालांकि काजल सैन के जैसी इतनी लोकप्रिय पर्सनैलिटी एक जज के रूप में कॉलेज में क्यों आएगा, इस विशेष बात ने यश को चकित किया हुआ था। यश को अभी उन लड़कियों की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था। जब वो कक्षा में पहुंचा तो मिस अनु अभी तक नहीं आई थी, लेकिन श्रेया पहले से ही वहां मौजूद थी। उसके बाल आज एक पोनी टेल में बंधे हुए थे। उसने पीली रंग की छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट पहनी थी जिसमें अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। यश काफी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। श्रेया इस गेटअप में भी बहुत अच्छी लग रही थी। सुंदर तो वो पहले से ही थी, पर इस गेटअप में उसे एक कूल लुक मिल रहा था। यश ने उसका अभिवादन नहीं किया, कोई ग्रीट नहीं किया, ना कोई दुआ सलाम। वो कक्षा की आखिरी पंक्ति की ओर बढ़ गया और वहीं जाकर बैठ गया। ऐसा नहीं था कि सिंगिंग इवेंट के बारे में जो कुछ भी बात उनके बीच हुई थी उससे उसे अजीब सा लग रहा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि श्रेया उस समय अन्य छात्रों से घिरी हुई थी। वे गायन प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। यश को ना तो बकबक करने का मन था और ना ही उसे कोई सुनने का शौक था। क्लास की सेक्रेटरी होने के रूप में श्रेया सिंगिंग कंपटीशन की कोऑर्डिनेटर भी थी, इसलिए उसे अन्य छात्रों की तुलना में सिंगिंग कंपटीशन की ज्यादा जानकारी थी। साथ ही वो काफी आसानी से बात करने वाली और सहज थी, इसलिए यह नॉर्मल था कि सभी छात्र किसी अंदरूनी खबर के लिए उसी के पास जाते। अंतिम लाइन में पहुंचने पर यश ने अपनी बुक निकाली। उसने खुद को बुक के पीछे छिपा लिया और अपना फोन निकाल लिया। उसका मन हुआ कि वो एक बार अपने मोबाइल डेटा पैकेज की जानकारी ले ले। सेम इंग्लिश की क्लास की तरह यश को एडवांस मैथमेटिक्स के दौरान भी पीछे बैठना पसंद था। हालांकि इंग्लिश क्लास में वो पीछे बैठता था क्योंकि वो एक चीज भी नहीं समझ पाता था। इसके अलावा वो लेक्चरर को भी अवॉइड करना चाहता था, बल्कि एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास में वो इसलिए पीछे बैठा क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही आता था और वो बेवजह लेक्चरर की नजरों के सामने नहीं बैठना चाहता था। उसने अपने फोन को स्क्रॉल किया और मोबाइल डेटा पैकेज की जांच करना शुरू की। इन दिनों यश ने ना तो कोई ऑनलाइन गेम खेला और ना ही कोई वीडियो स्ट्रीम या डाउनलोड किया था। उसने केवल सूचना और पार्ट टाइम नौकरियों की खोज के लिए अपने फोन का उपयोग किया था, इसलिए वो 1 GB मोबाइल डेटा पैकेज का इस्तेमाल कर रहा था। पर अब उसके साथ एक और सदस्य जुड़ गया था जो कि इंटरनेट का काफी भारी उपयोग करता था, जिसका नाम था जूही। यश का मानना था कि अब उसे एक बड़ा रिचार्ज करा लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि सभी मोबाइल डेटा पैकेज वास्तव में महंगे थे। 1 GB डेटा केवल 20 रुपए का था। इसमें अनलिमिटेड पैकेज भी थे, पर उनकी कीमत 168 और 208 रुपए थी। अनलिमिटेड डेटा पैकेज के बारे में अच्छी बात यह थी कि इसे सीधे अपग्रेड किया जा सकता था और तुरंत इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता था। मोबाइल डेटा पैकेज के लिए 168 रुपए प्रति माह। इस प्लान की 20 GB तक की लिमिट थी। इस कोटा की सीमा से अधिक हो जाने के बाद इंटरनेट की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी और अभी की स्थिति को देखते हुए ये पैकेज कम पड़ता। यश ने अपनी स्क्रीन को टैप किया और एक मैसेज के रूप में टाइप किया, जूही, 1 महीने में तुम कितना डेटा का उपयोग करती हो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। अगर मैं नेट सर्फ कर सकती हूँ तो मुझे 1 से 2 TB डेटा का अनुमान है। मेरा डेटाबेस अभी वर्तमान समय में अधूरा है, इसलिए मुझे काफी अलग अलग जानकारियों को डाउनलोड करके उनको खोजना है, उनसे सीखना है, और शायद ये 1 या 2 TB से भी ज्यादा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे अनलिमिटेड की जरूरत पड़ेगी, जूही ने जवाब दिया। यश आश्चर्य से चुप हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। 1 से 2 TB डेटा? सिस्टम ने जरूर उसे गलत तरीके से लेबल किया होगा। ये छोटी सी लड़की दुनिया को तो नष्ट नहीं कर सकती, ये केवल मेरे वॉलेट को, मेरे बजट को नष्ट कर रही है। एक छोटे से विचार के बाद, बहुत थोड़ी सी देर सोचने के बाद यश ने जवाब दिया, अगर मैं अनलिमिटेड डेटा पैकेज लूं तो 20 GB डेटा लिमिट के बाद स्पीड 100 KB पर सेकंड हो जाएगी। तो क्या ये ठीक रहेगा? चलेगा तुम्हें? जूही ने जवाब दिया, आप मुझे कुछ भी दें, मैं उतने में ही ठीक हूं, मुझे कुछ भी चलेगा। जूही के जवाब पर यश ने एक लंबी सांस ली। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले
अनलिमिटेड डेटा पैकेज ले लेना चाहिए। उसके बाद मैं फिर घर पर ब्रॉडबैंड लगवाने का प्रयास करूंगा। आखिरकार जूही की भूख केवल वाईफाई से ही संतुष्ट हो सकती है। निर्णय लेने के बाद यश ने अनलिमिटेड डेटा पैकेज खरीदा और ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई कर दिया। 2 मिनट से भी कम समय में डेटा पैकेज सेवा ऑनलाइन हो गई। रिचार्ज का मैसेज मिलते ही जूही यश से भी ज्यादा उत्साहित थी। मास्टर, आपका धन्यवाद, आप सबसे अच्छे हो। यश मुस्कुराया। जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो और अपने डेटाबेस को बढ़ाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मेरी जारविस भी हो सकती हो। कौन है ये जारविस? एक एआई, लोहे की सूट में ढके एक आदमी के लिए, आयरन मैन। ओह। जब यश जूही के साथ बातें कर ही रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके ऊपर पड़ती रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है। उसने सहजता से तुरंत से ऊपर देखा। उसने नोटिस किया कि निशांत उसे वहां खड़े होकर नीचे देख रहा था। यश की टाइपिंग करती हुई उंगलियां जम गई, क्योंकि उसने एक हैरान से भाव की अभिव्यक्ति के साथ निशांत को देखा और अजीब तरीके से उससे हाल चाल पूछने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो निशांत। निशांत ने बिना किसी भाव के साथ कहा, तुम्हारी बगल वाली सीट किसी ने ली है क्या? यश ने अपना सिर ना में हिला दिया, इसलिए निशांत उसके पास जाकर बैठ गया। अपना बैग नीचे रखा और अपने किताब और नोट्स निकाल लिए। यश की नजर किताब के उस टाइटल पर पड़ी जो निशांत ने निकाली थी। ये टेंसरफ्लो टेक्नोलॉजी, एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस थी। हाँ, मैं एक शब्द नहीं समझता। हालांकि यश ने अपनी जिज्ञासा को बनाए रखा और पूछने में परेशान नहीं हुआ, ना ही कोई संकोच किया। वो केवल यही सोचते रहा कि निशांत एडवांस मैथ्स की क्लास में एक अलग किताब क्यों पढ़ेगा। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि एडवांस मैथ्स की क्लास आज छोटी और कम बच्चों में थी। आज उस क्लास में अन्य स्टूडेंट्स को नहीं जोड़ा गया था, और चाहे बेशक भले ही आज उनके साथ अन्य वर्ग या किसी और क्लास के बच्चे शामिल हो भी जाते, पर साहित्य वर्ग और इंफॉर्मेशन फैकल्टी के छात्र कभी भी साथ नहीं मिलेंगे। निशांत ने किताब को वहीं से खोल दिया जहां से उसने छोड़ी थी और अपना बुकमार्क लगाकर छोड़ा था। उसने अपनी कलम उठाई और नोट्स लिखने लगा। यश ने फिर से किताब पर एक नजर चुराई। उसने निशांत के नोट्स भी देखे जो काफी मोटे थे। निशांत ने नोटिस किया कि यश उसकी ओर, उसकी किताब की ओर एकटक निगाहों से देख रहा था। निशांत ने अपने नोट्स लिखते हुए पूछा, क्या तुम भी एआई के बारे में जानने में इच्छुक हो? यश थोड़ा सा अलर्ट हो गया, जैसे ही उसे लगा कि निशांत ने उसे नोटिस कर लिया है। यश ने मन ही मन सोचा, एआई? कहीं मैंने जूही को बेनकाब तो नहीं कर दिया? निशांत ने यश को बुक कवर दिखाया। यश को थोड़े चक्कर से आए। उसने फिर से किताब पर नजर डाली, फिर निशांत से पूछा, क्या तुम ये सब समझ पाते हो? ये सब तुम्हें समझ आ जाता है? निशांत ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर हिलाया। स्कूल जो सिखाता है उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, कोई वजन नहीं है, इसलिए मैं खुद ही इन सब का अध्ययन करता हूं। यश को अपनी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में पता था। उसने कई छात्रों को भी देखा था जिन्होंने कठिन से कठिन विषयों पर अध्ययन किया था, लेकिन उसने कभी भी एआई पर कुछ भी नहीं सुना था। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले खुद ही एक सुपर तकनीक की तरह लग रहा था और सुनाई भी दे रहा था। किताब में निशांत ने जो नोट्स बनाए थे उन्हें देखते हुए वो कम से कम एक एंट्री लेवल के नोट्स थे। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई उसे बड़े शौक से पढ़ रहा था। ठीक है, मैं समझ गया। तुम सुपर स्मार्ट हो यार, तुमसे तो दूर ही रहूंगा। यश ने फिर से किताब के पीछे अपना सिर छिपा लिया। न चाहते हुए भी निशांत के सामने उसे हीन भावना का सामना करना पड़ रहा था। भले ही उसने और निशांत ने पिछले सेमेस्टर में एडवांस मैथमेटिक्स के पेपर में 100 और 98 अंक हासिल किए थे। यश के 98 अंक इसलिए आए क्योंकि वो स्मार्ट था, जबकि निशांत ने 100 अंक हासिल किए क्योंकि निशांत 100 से ऊपर मार्क्स ला ही नहीं सकता था। यश बचकर निकलना चाहता था, लेकिन निशांत उसे नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि हमें सोमवार को दोपहर का भोजन साथ करना है? हमने ऐसा डिसाइड किया था ना? तुमने पिछले सप्ताह ही तो मुझसे वादा किया था। निशांत ने कहा। यश चौंक गया। अबे क्या आदमी है ये? क्या वाकई निशांत ये सब करना चाहता है? लास्ट वीक तो जैसे तैसे मैंने इसको अवॉइड कर लिया, अब फिर से ही मुझे इन्वाइट कर रहा है। हम दोनों सिर्फ केवल 1-2 बार एक दूसरे से मिले हैं और हम दोनों तो लड़के हैं, फिर भी ना जाने क्यों चिपक रहा है। यश ने कहा। चैप्टर 52, पढ़ाई है जरूरी। यश ने इसके बारे में कुछ देर सोचा और फिर तुरंत से निशांत को मना नहीं किया। एक टॉपर छात्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पर शोध कर रहा हो, वो किसी मार्वल विलियन से कम नहीं लग रहा था। तो यश यदि उसे परेशान करता या पागल करता तो वो अपने सुपर स्पेशल दिमाग का इस्तेमाल करके कोई ऐसा हथियार ही बना देता जो पूरी दुनिया को ही नष्ट कर सकता है। सभी मार्वल के सुपर विलियन एकदम निशांत की तरह ही पागल थे। यश ने घबराहट से चुपचाप और ध्यान से उसके द्वारा कहे गए शब्दों पर विचार किया।
तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो? यश ने पूछा। लड़कियां? निशांत ने बिना कोई भाव दिखाए यश की ओर देखा। कुछ खास नहीं, वे तो बस तुम्हारी पुस्तकों को गड़बड़ कर देंगी, तुम्हारे द्वारा लिखे गए कोड को बिगाड़ देंगी, और प्रैक्टिकल्स के दौरान पूछो मत, बहुत परेशान करेंगी। लड़कियों की तुलना में मुझे लड़कों के आसपास रहना पसंद है। कम से कम लड़के एफिशिएंट तो होते हैं। मैं बस नॉर्मली कंपेयर कर रहा हूं। यश को यह सुन के धक्का सा लगा। क्या निशांत को मुझसे प्यार हो गया है, या फिर ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है? मन में यह भयानक विचार आने के बाद उसने अपना ध्यान कादल सेन की ओर किया। उसे ध्यान आया कि निशांत कादल सेन का फैन था। अच्छा, कादल सेन के बारे में क्या? तुम तो उसे पसंद करते हो ना? यश ने पूछा। निशांत ने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर किया और एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई, एक ऐसी मुस्कान जो खास आम तौर पर उसके चेहरे पर नहीं दिखती। हाँ, वो कोई आम लड़की नहीं है, निशांत ने कहा। यश ने तुरंत राहत की सांस ली। शुक्र है कि वो लड़कियों को अभी भी पसंद करता है, यश ने खुद के मन में सोचा। वो बहुत अच्छा गाती है, मुझे उसकी आवाज पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज भी बहुत पसंद है, निशांत ने कहा। यहीं रुक जाओ निशांत, यहीं रुक जाओ, इससे ज्यादा और मत बढ़ो। यश ने यह सब अपने मन में सोचा। वो एक बार फिर चुप हो गया। निशांत ने कहा, मैं वास्तव में इस वजह से तुमसे मिला हूं। मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छा गाते हो और तुम्हारी मैथ्स भी काफी अच्छी है। मेरा मानना है कि हम दोस्त हो सकते हैं, हमारी दोस्ती चल सकती है। हम कभी कभी गाने और मैथ्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। यश ने निशांत के चेहरे पर गंभीरता को देखा। वो उसकी बातों में पाई गई गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था। वो अचानक से इस टॉपर छात्र को अच्छे से जानना चाहता था। ये मिस्टर स्मार्टी लड़का, शायद इसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही गर्व है और एवरेज अंक लाने वालों को नीचा समझता है और उन्हें वैसे ही हीन भावना से देखता है। और कोई वजह नहीं है कि इसके इतने कम दोस्त हैं। पता नहीं शायद हैं भी या नहीं। उसका एकमात्र मनोरंजन का स्रोत शायद गाने सुनने का रहा होगा। पता नहीं इसे कहां से पता चल गया कि मैं गा सकता हूं, मेरी मैथ्स अच्छी है, इसीलिए इतना चिपक रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने किसी तरह से अपने गंदे और रिडिक्यूलस विचारों को रोका और अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। हाय, चलो फिर से अपने आप का इंट्रोडक्शन करते हैं। निशांत ने यश के हाथ को खाली भाव से देखा। थोड़ी देर बाद यश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। हाय, मैं निशांत हूं, निशांत ने कहा। मिस्टर स्मार्टी लड़के के साथ आधिकारिक रूप से मित्रता करने के बाद यश को एहसास हुआ कि ऐसे किसी के साथ दोस्ती करने से कुछ नुकसान तो है नहीं। वास्तव में इसके लाभ ही लाभ थे। कम से कम वो निशांत से कोई भी सवाल पूछ सकता था और उसे उनके जवाब भी मिल सकते थे। उदाहरण के लिए, यश को बैंगलोर में ब्रॉडबैंड लगवाने की कीमतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहां निशांत उसकी कुछ हेल्प कर सकता था। निशांत के अनुसार वो अपने खाली समय के दौरान मैगजीन्स को पढ़ता था और वो पता नहीं कैसे पर किसी तरह से उसे सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के ब्रॉडबैंड पैकेज के बारे में पता था। यश को जो कहा गया उसने उस पर विश्वास किया। यश ने उससे जनरल टैक्सपेयर्स और स्मॉल स्केल टैक्सपेयर्स के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में पूछा। निशांत के पास इसका भी जवाब था। निशांत ने दावा किया कि वो अपने खाली समय के दौरान कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पढ़ता है और वो कॉर्पोरेट लॉ के बारे में अच्छी समझ रखता है। हालांकि जब निशांत ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो नदियों के बारे में भी जानता है और किस नदी से कितना पानी बहता है, तो यश पूरी तरह से शांत हो गया था। अरे भाई, तुम पढ़ने से ये सब कैसे जान सकते हो? यश ने कहा। निशांत जूही की तुलना में एक एआई की तरह ज्यादा लगने लगा था। वो लगभग सब कुछ जानता था और मुश्किल से कोई ही भाव उसके चेहरे पर दिखता था। दूसरी ओर में सनु सामने पोडियम पर लेक्चर दे रही थी। लेक्चर के दौरान आधे समय तक यश और निशांत बातें करे जा रहे थे और मिस अनु को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यश और निशांत दोनों ही उसके सबसे अच्छे छात्र थे, लेकिन उनके सर्वश्रेष्ठ छात्रों को भी लेक्चर के दौरान उनका बात करना पसंद नहीं आ रहा था। उसके ऊपर से उनमें से एक ने कहा था कि एडवांस मैथ्स उसके फ्रेंड सर्कल में एक सरल सब्जेक्ट माना जाता है और फ्रेंड सर्कल में दूसरे लोगों को यह बात पसंद नहीं थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एडवांस मैथ्स पर ध्यान दिया था और वो बेशक एडवांस मैथ्स को हीन भावना से देखा करते थे। एडवांस मैथ्स में लेक्चरर के रूप में मिस अनु हमेशा से ही एक खतरनाक लेक्चरर थी, जिनसे सभी छात्र खौफ खाते थे और किसी की भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। एक ऐसी छवि होने के बावजूद भी यश और निशांत को कोई डर नहीं था। वो ऐसा अपमान नहीं सहन कर पा रही थी। उन्होंने यश का नाम पुकार कर बुलाया। प्रेजेंट मिस। उसका नाम पुकारे जाने पर यश उठ खड़ा हुआ। मिस अनु ने ब्लैक बोर्ड पर काम खत्म किया, जिस पर एक टिपिकल फंक्शन लिमिट का क्वेश्चन लिखा हुआ था। यश, इसका जवाब दो। यश ने कुछ देर सोचा और कहा, मिस, ये a = -1 होना चाहिए। मिस अनु ने उत्तर की जांच की और महसूस किया कि यह सही था। क्या उसका दिमाग कैलकुलेटर है? क्या वो अपने सिर के साथ फंक्शन लिमिट को काउंट कर सकता है? मिस अनु ने सोचा। उसने अपनी टकटकी निशांत पर लगाई। वो थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में उसे बाहर बुलाया। निशांत, अगला सवाल हल करो। यश ने ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल पर नजर डाली। ये एक फंक्शन लिमिट का क्वेश्चन था।
लेकिन अपने स्वयं के मुकाबले बहुत कठिन था, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके क्वेश्चन से बहुत लंबा था। निशांत बिना कोई भाव दिखाए खड़ा हो गया और ब्लैक बोर्ड पर चला गया। उसने चौक को उठाया और लिखना शुरू किया, जैसे कि उन्हें सवाल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। 30 सेकंड में आधा ब्लैक बोर्ड आंसर से भर गया था। उसने चौक नीचे रख दिया और कहा, मिस, मैंने कर लिया। अनु अचंभे में थी, पर उसने अपनी अकड़ छुपाने के लिए अपना गला साफ किया। ठीक है, तुम दोनों ने वास्तव में फंक्शन लिमिट पर काफी ध्यान दिया है, अनु ने कहा। निशांत ने एक खाली भाव के साथ कहा, आपको वास्तव में इसका अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप फॉर्मूले जानते हैं तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यह सुनकर मिस अनु और बाकी कक्षा में शांति छा गई। जैसे ही मिस अनु ने अपने लेक्चर नोट्स को डेस्क पर पटका, गुस्से से उसके सीने में लगातार दर्द होने लगा। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार कौन था, रुको, कुछ सही नहीं है। आप फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन के छात्र हैं, तो तुम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में क्या कर रहे हो? निशांत का भावहीन चेहरा तुरंत बेकार सा हो गया। मिस अनु ने पलटवार करने का अवसर जब्त कर लिया और कहा, अभी बाहर निकलो, बिना वजह क्लास में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, चलो बाहर निकलो। ओके मिस अनु। हार कर वो अपनी सीट पर लौट आया और अपना सामान पैक करने लगा। वो चिल्लाते हुए चीख कर बोला, यश, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। उसने फिर क्लास छोड़ दी। मिस अनु निशांत पर गुस्सा नहीं थी, लेकिन वो लेक्चरर थी, इसलिए उसे अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया। निशांत भी काफी हद तक यश की तरह था। उसने कभी भी लेक्चर नहीं सुना था और हमेशा अपनी किताबों के पीछे ही खुद को दफन किया हुआ था। निशांत मल्टीटास्किंग में अच्छा था। हो सकता है कि वो लेक्चर के दौरान अपनी पुस्तक पढ़ रहा हो और साथ में लेक्चर भी सुन रहा हो, तभी तो उसने ब्लैक बोर्ड पर 30 सेकंड में सारा सवाल हल कर दिया। निशांत के जाने के बाद लेक्चर अच्छे ढंग से चला। क्लास के बाद यश निशांत के साथ लंच पर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी जाते वक्त श्रेया उसके पास आई और उसका अभिवादन किया। अरे मिस्टर बिग स्टार, उसने कहा। हाय, क्या हो रहा है मिस बिजी गर्ल? यश ने कहा। यह सुनकर श्रेया खिलखिला उठी। क्या तुम जानते हो कि सिंगिंग कंपटीशन के लिए हमारे कॉलेज में काजल सेन को इनवाइट किया गया है? यश ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम मुझे इस कंपटीशन में शामिल करने के लिए मनाने के लिए आई हो, तो मैं तुमको अभी भी वही जवाब दूंगा, मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। चैप्टर 53, काजल सेन की कहानी। श्रेया को यश की नाव सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने यश से पूछा, क्या तुम काजल सेन को पास से नहीं देखना चाहते हो? मुझे तो लगा कि काजल सेन लड़कों को काफी पसंद है। यश ने हाथों से इशारा करते हुए कहा, शायद मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं। इससे पहले कि श्रेया आगे कुछ बोल पाती, यश के दिमाग में एक ख्याल आया और वो श्रेया से बोला, अच्छा वैसे काजल सेन की बात कर ही रहे हैं तो क्या तुम उसको करीब से देखना चाहोगी? श्रेया ने धीरे से पूछा, क्या तुम काजल सेन को जानते हो? यश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन मेरे पास उसके नजदीक पहुंचने का एक रास्ता है। तो तुम क्या कहती हो, तुम्हें दिलचस्पी है? श्रेया काफी गहरी सोच में पड़ गई और फिर झिझकते हुए बोली, यह बात सच होने के लिए सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। यश ने जवाब में कहा, यह बात एकदम सच है और बहुत सही भी, लेकिन अब और लोगों के लिए जगह नहीं बची है। अगर तुम सच में काजल सेन को देखने के लिए जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक जगह बचा सकता हूं। यह सुनकर श्रेया ने अपना सीधा हाथ आगे कर लिया और बोली, ठीक है, सौदा पक्का। इसके बदले में तुम्हारा दोपहर का खाना मेरी तरफ से। यश मुस्कुरा दिया और सिर हिलाते हुए बोला, क्यों ना दोपहर के साथ रात का खाना भी तुम्हारी तरफ से ही खिला दो। श्रेया ने अपनी पतली और लंबी टांगों से यश को धीरे से मारा और बोली, तुम बड़े लालची हो। यश श्रेया के पैर से बचकर हंसते हुए बोला, लालची होने का मतलब है कि मैं बड़ा हो गया हूं। जब यश और श्रेया हंसी मजाक कर रहे थे तभी निशांत दूसरे दरवाजे से वहां आ गया। निशांत ने उन दोनों की तरफ बिना किसी भाव से देखा और वहीं रुक गया। यश और श्रेया को एकदम से ऐसा लगा कि जैसे कि उन्हें निशांत ने रंगे हाथ अफेयर करते हुए पकड़ लिया था। श्रेया ने फुसफुसाते हुए यश से कहा, इवेंट में मेरी जगह के बारे में भूल मत जाना। यह कहकर श्रेया जल्दी से वहां से चली गई। श्रेया के जाने के बाद निशांत चलते हुए यश के पास आ गया। श्रेया के जाते हुए भी निशांत उसकी तरफ पैनी नजरों से देखता रहा और फिर यश से बोला, लड़कियां सिर्फ हमारे ख्यालों और फैसलों पर गलत असर डालती हैं और कुछ नहीं। वो हमारी पढ़ाई और बाकी कामों में भी बाधा डालती है। अगर जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम उनसे दूर ही रहो। निशांत की यह बात यश को काफी अजीब लगी। उसने सोचा, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। आज 21st सेंचुरी में समाज इतना आगे बढ़ गया है और यह है कि कोई इतनी बेफालतू बात कैसे कर सकता है। हाँ बेशक, यश ने अपने मन के ये विचार निशांत के सामने बोलकर नहीं दिखाए। पहले एक बार क्लास में निशांत से कुछ देर बात कर लेने के बाद यश का मानना था कि निशांत तो बड़ी आसानी से इस चीज के भी कई कारण ढूंढकर दे सकता था कि महिलाएं इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी थी या नहीं। यश काफी आलसी भी था,
इसलिए उसने इस बारे में बहस करना जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा उसे डर था कि वो गलत तरह से बोलने की वजह से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। वे दोनों दोपहर का खाना खाने के लिए कैंपस की कैंटीन में चले गए। खाना खाते वक्त निशांत ने यश से एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी। इसके बजाय निशांत काजल सेन के बारे में बात करने लगा। उसने नजरें चुराते हुए अपना पूरा ध्यान अपने चावल के कटोरे की ओर कर लिया और अपनी आवाज में बिना कोई भाव लाए हुए बोला, क्या तुम भी काजल सेन के एक फैन हो? यश ने पहले ना में लेकिन फिर एकदम से हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ हाँ शायद मैं भी उसका फैन हूं। यश के इस जवाब पर निशांत ने कहा, अगर तुम उसके फैन हो तो हो, और अगर नहीं हो तो नहीं हो। तुम्हारा इस शायद से क्या मतलब है? यश ने आराम से जवाब दिया, वो मैंने कुछ समय पहले ही काजल सेन के बारे में जाना है तो इसलिए मेरी दिलचस्पी जाग गई, लेकिन मैं काजल सेन के बारे में इतना नहीं जानता हूं अभी। निशांत ने यश की तरफ देखा कि जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो सिर्फ अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। उसके चश्मों के पीछे उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो गहरे ख्यालों में था। वो खुद से ही धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। फिर एकदम से निशांत बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, समाज को लेकर सबकी समझ सिर्फ ऊपर ऊपर तक ही है, कोई गहराई से नहीं सोचता और उस समझ पर आसपास के लोगों का असर पड़ता रहता है। ऐसी अजीब सी बात सुनकर यश निशांत को घूरने लगा, जिसने खाना खाना छोड़ दिया था। उसका मुंह अभी भी बिना रुके बड़बड़ा रहा था, इसलिए यश ने उसके मुंह के आगे अपना हाथ फहराया और बोला, ये तुम कर क्या रहे हो? निशांत वापस अपने होश में आया और सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए कुछ और चावल चम्मच से खाने लगा, जैसे कि जो इंसान अभी बड़बड़ाए जा रहा था वो कोई और था। यश को लगने लगा था कि निशांत को लोगों के बीच में बर्ताव करना नहीं आता था। थोड़े और चावल खाने के बाद निशांत ने अपनी चम्मच नीचे रख दी और अपना मुंह साफ करते हुए बोला, मैं तुम्हें काजल सेन के बारे में अच्छे से सब बताता हूं। यश अपना खाना खाते हुए निशांत की तरफ देखने लगा। वो इस बात को लेकर बड़ा उत्सुक था कि निशांत काजल सेन के बारे में आखिर क्या कहने वाला था। निशांत ने बताना शुरू करा, काजल सेन मनोरंजन की दुनिया में आने से पहले एक बेहद अच्छी खिलाड़ी थी। अपने बचपन से ही उसे तैरने का शौक था और स्विमिंग में उसने कई सारे कॉम्पिटिशन भी जीते थे। जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब वो दिल्ली की टीम का हिस्सा बन गई थी और फिर 13 साल की उम्र में वो नेशनल टीम में आ गई थी। निशांत आगे बताता गया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो कुछ परेशानी आने लगी। जैसा कि तुम जानते ही हो, तैरने के लिए कपड़े काफी टाइट होते हैं ताकि पानी में आराम से तैरा जा सके, लेकिन काजल सेन पर वो टाइट कपड़े अजीब लगने लगे, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग उसे परेशान भी करते थे। फिर आखिर में इस वजह से 16 साल की उम्र में उसने टीम छोड़ दी और बैले डांसिंग सीखना शुरू कर दिया। निशांत ने आगे कहा, फिर वहां से काजल सेन मनोरंजन की दुनिया में शामिल हो गई। उसको अपने पहले ड्रामा सीरियल में काम मिला जिसका नाम था पहला प्यार। वैसे तो काजल उसमें एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में थी, लेकिन उसी की वजह से ही वो सीरियल उस साल का सबसे लोकप्रिय सीरियल बन गया था। फिर रुककर निशांत ने थोड़ा पानी पिया और अपना फोन निकालकर यश को काजल सेन की फिल्मिंग के दौरान की फोटो दिखाते हुए बोला, इस सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार बड़ा मजाकिया, खुशमिजाज और पसंद करने लायक था, जबकि जो मेन एक्ट्रेस थी उसका किरदार एक दिखावटी कमीनी औरत जैसा था। इस वजह से सबको काजल का किरदार उस मेन एक्ट्रेस से भी ज्यादा पसंद आ गया। यश बड़ी शांति से काजल सेन के परिचय को सुन रहा था। जब निशांत की सारी बात खत्म हुई तो पता नहीं किसी वजह से यश के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, ये मिस्टर अक्लमंद को दिखावटी कमीनी जैसे शब्द के बारे में पता है। चलो किताबों के अलावा कुछ और तो पता है इसको। इसके अलावा यश को शायद पता चल गया था कि आखिर निशांत को काजल सेन क्यों पसंद थी। ये शायद इसलिए क्योंकि काजल सेन ने अपने जीवन में काफी कोशिशें की थी और जीवन में आने वाली मुसीबतों का अच्छे से सामना भी किया था। उसकी सफलता की राह आसान नहीं थी। यश ने सोचा, जैसे कि उम्मीद थी, जो लड़की मिस्टर अक्लमंद को पसंद थी वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। खाना खाने के बाद यश को उस इंटरमीडिएरी एजेंट का फोन आया जिसे उसने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने का काम दिया था। कंपनी के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया था। यश को उसकी कंपनी के कागजात, कंपनी का स्टैंप और बाकी काम की चीजें ले जाने के लिए कहा गया था। यश ने निशांत से कहा कि उसे अब जाना पड़ेगा, लेकिन निशांत के पास अभी भी बताने के लिए बहुत कुछ था। जब उसने देखा कि यश खड़ा हो रहा था और जाना चाहता था तो निशांत एकदम से शांत और उदास हो गया। कुछ पलों के बाद उसने अचानक से एक सुझाव दिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। यश ने निशांत से पूछा, क्या तुम्हें आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी? निशांत ने नाम में अपना सिर हिलाया और बोला, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन मैं अपनी किताबों को साथ में ले जाऊंगा और रास्ते में पढ़ाई कर लूंगा। असल में मैं खुद को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कहीं भी पढ़ाई कर सकूं। मैं ये सीखना चाहता हूं कि आसपास के माहौल को कैसे नजरअंदाज करा जाए और पढ़ाई पर ध्यान लगाया जाए। एक समय पर एक महान इंसान था जिसने खुद को सिखाया था कि कैसे। इससे पहले निशांत अपनी बात पूरी करता, यश ने उसे रोककर कहा, रुको, जब भी तुम कुछ बोलते हो तो ये जरूरी नहीं कि तुम कोई महान कहानी सुनाना शुरू कर दो।
निशांत ने निराशा के साथ अपना मुंह बंद कर लिया। क्योंकि निशांत बस साथ में चलना चाहता था, इस वजह से यश के पास हाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक अच्छी बात यह थी कि निशांत के पास कई चीजों का ज्ञान था, इसलिए यश उसके साथ कंपनी के बारे में बात कर सकता था और एक दूसरे नजरिए से उसकी राय भी ले सकता था। इसके अलावा निशांत एक फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन का छात्र था, यानी उसे कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान था। उसे कोडिंग के बारे में तो नॉलेज थी ही, इसके अलावा वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी पढ़ाई कर रहा था। अगर यश इतने अक्लमंद इंसान को अपनी कंपनी का हिस्सा बना सके तो वो अपनी कंपनी को और बेहतर स्तर तक ले जा सकता था। चैप्टर 54, एक और रैंडम मिशन। जब यश गांधी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो पहुंचा तो इंटरमीडिएट एजेंट पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। एजेंट यश को अपने ऑफिस में लेकर आ गया और उसको कागजातों से भरा एक थैला दे दिया। उस थैले के अंदर कई कागजात थे, जैसे कि उसमें पूरे बिजनेस को चलाने का लाइसेंस था, असली और उसकी कॉपी के साथ। उसमें कंपनी का बैंक अकाउंट खोलने का पत्र था, उसकी कंपनी का स्टैम्प था और दूसरे कई सारे कामों के कागजात थे। यश उन सभी कागजों को जल्दी जल्दी ध्यान से देखने लगा और साथ में एजेंट ने समझाया कि सरकार ने 3 लाइसेंसेस को एक साथ जोड़ दिया है। अब अलग से 2 और चीजें नहीं करनी होंगी। पहला ऑर्गेनाइजेशन कोड सर्टिफिकेट और दूसरा टैक्स सर्टिफिकेट। कंपनी को अब कोई भी काम करना होगा तो उसके लिए आपको बस एक बिजनेस लाइसेंस की जरूरत है। एजेंट ने आगे समझाया कि उसके ऊपर से यहां पर 3 तरह के स्टैंप है, जो कि है एंटरप्राइज स्टैंप, लीगल स्टैंप और इनवॉइस स्टैंप। ये तीनों आमतौर पर काम आने वाले स्टैंप है और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 2 और स्टैंप बनवा सकते हैं, एक फाइनेंस स्टैंप और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट स्टैंप। यश ने सारे कागजातों को ध्यान से देखा और फिर एक बार निशांत की तरफ नजर करी, जिसने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। संतुष्टि हो जाने के बाद यश ने एजेंट की तरफ हाथ आगे करा और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंट ने यश का हाथ हिलाते हुए कहा, वैसे क्योंकि आपकी कंपनी अभी बस शुरू ही हुई है तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई अलग विभाग होगा जो पैसों का हिसाब किताब संभालता होगा। क्या आपको हिसाब किताब रखने के लिए काम की जरूरत है? उसके लिए सिर्फ महीने के 800 रुपए देने होंगे, साथ में मैं आपको दाम पर छूट भी दूंगा, 1 साल के केवल 9000 रुपए। इससे पहले कि यश कुछ कह पाता, निशांत ने हल्के से यश की बाजू को खींचा। इससे तुरंत ही यश समझ गया कि निशांत का क्या मतलब था। वो एजेंट की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, आपका शुक्रिया, क्या मैं आपका कार्ड ले सकता हूं? मैं इसके बारे में सोचकर आपको बता दूंगा। एजेंट ने सिर हिलाते हुए यश को अपना कार्ड दे दिया और कहा, आप कृपया मुझसे संपर्क जरूर करिएगा अगर आपको कुछ भी काम हो। मैं मैनेजर खान हूं। यश ने कार्ड लिया और धन्यवाद बोलकर वहां से जाने लगा। जब वे दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो से बाहर पहुंच गए तो यश निशांत की तरफ देखने लगा। वैसे तो वे दोनों शायद एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बिना कुछ बोले भी ऐसे समझ गए थे जैसे कि ये कोई उनके जैसे अक्लमंद लोगों के बीच की एक खासियत थी। निशांत ने यश को आराम से समझाया, क्योंकि तुम्हारी कंपनी अभी बिल्कुल नई नई है तो मुझे नहीं लगता कि अभी बड़े बड़े हिसाब करने की जरूरत है, तो तुम्हें किसी और दूसरे बंदे की जरूरत भी नहीं है जो कि सिर्फ हिसाब किताब का काम करे। भले ही सरकार के नियमों से हर कंपनी को अपने हिसाब किताब की जांच साल में कई बार करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के एजेंट्स तुम्हारे लिए ये काम केवल साल में 1 बार करते हैं। इस वजह से अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें हिसाब किताब भी खुद ही ढंग से बनाकर साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर साल के आखिर में तुम एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट बुला सकते हो जो कि तुम्हारे पूरे हिसाब किताब की जांच 1 बार में कर लेगा। यश ने थोड़ी हैरानी के साथ निशांत को देखा। क्या तुम्हें ये सब किताबों से पढ़कर पता चलता है? निशांत ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, असल में मेरी मम्मी खुद एक अकाउंटेंट है। ये जानकर यश बोला, अच्छा तभी तुम्हें इतना कुछ पता है। अगर निशांत को इतने अच्छे से ये सारी बातें सिर्फ पढ़ने से पता होती तो बिना किसी शक के यश के लिए तो वो भगवान की तरह बन जाता। निशांत ने अपने चश्मे को थोड़ा सा ऊपर करा और बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मैं साल के अंत तक तुम्हारी कंपनी के लिए एक उचित अकाउंटेंट ढूंढने में मदद कर सकता हूं। यश ने निशांत की पीठ थपथपाई और कहा, तो फिर मैं पहले से ही तुम्हारा शुक्रगुजार बन जाऊंगा। निशांत ऐसे ही सिर हिलाने लगा और फिर बोला, तो अभी तुम्हारी ये नई शुरू करी हुई कंपनी क्या काम कर रही है? यश ने निशांत से कुछ नहीं छिपाया, क्योंकि वैसे भी उसे 2 हफ्तों में अपनी कंपनी का पूरे कैंपस में प्रचार करना था। उसने निशांत को बताया, मेरी कंपनी छात्रों को पार्ट टाइम नौकरियां दे रही है। मैं हमारे कैंपस के छात्रों को पार्ट टाइम नौकरियां देने का अवसर देना चाहता हूं। निशांत ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर बोला, आज के समय में इस तरह की कंपनियां काफी कम है। अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? क्या तुम अपनी कंपनी को पूरे पार्ट टाइम नौकरियों के बाजार में फैला दोगे? यश हंसने लगा और सिर हिलाकर बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे मन में मेरी कंपनी को लेकर एक अलग ही लक्ष्य है। मैं अभी सिर्फ छात्रों पर ध्यान दे रहा हूं और इस छोटे से काम को शुरू करने का मेरा मकसद यह है कि मैं इन छात्रों को अपने मेरे पहले ग्राहकों का बैच बनाना चाहता हूं। अचानक से निशांत को किसी बात का एहसास हुआ और वो
उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसने यश से कहा, अब मैं समझा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि यश जानता था कि वो कोई जीनियस नहीं था, वो तो बस थोड़ा अक्लमंद था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पढ़ाई का कौन सा विषय ले, उसको असल में सब में समय लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी और बार बार अभ्यास भी करना पड़ता था। दूसरी ओर यश कम ही पढ़ता दिखता था, पर वो जब भी पढ़ता था पूरे मन से उसे पढ़ता था, उसमें डूब जाता था। वो इतनी शिद्दत से पढ़ता था कि वो चाहे तो लेक्चरर के आधी किताब खत्म करने से पहले ही शायद पूरी किताब पढ़कर खत्म कर सकता था। निशांत से मिल लेने के बाद ही यश को विश्वास हुआ कि इस दुनिया में सच में कुछ जीनियस लोग तो होते हैं। यश को बस बोलकर थोड़ा सा इशारा करना था कि वो क्या करना चाहता था, पर मिस्टर अक्लमंद यानी निशांत ने उसे तुरंत से समझ लिया। यश ने निशांत को सहमति देते हुए अंगूठा दिखाया और बदले में निशांत ने भी उसे एक हल्की सी मुस्कान दे दी। जब यश को कंपनी का स्टैंप और बाकी जरूरी कागजात मिल गए तो उन दोनों ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और कंपनी के बारे में बातें करने लगे। तभी उसी वक्त यश के सिर में एक बीप बज पड़ी। बीप, एक नया रैंडम मिशन। यश के मन में आया, क्या एक नया रैंडम मिशन? इस बात को कई दिन हो गए थे जब से उसने एक रैंडम मिशन लिया था, इसलिए जब एकदम से उसके मन में बीप बजी तो वो थोड़ा चौंक गया। उसने अपने दिमाग में ही मिशन की पूरी जानकारी को खोल लिया। मिशन की जानकारी, किसी राहगीर को उसकी समस्या हल करने में मदद करो। यह मिशन पुराने मिशन से काफी मिलता जुलता था जिसमें उसने भाविका को बचाया था। इस मिशन का लक्ष्य एक लड़की थी जिसने धूप का चश्मा पहना हुआ था। उस लड़की के लहराते हुए लंबे बाल थे जो कि उसकी पूरी कमर तक पहुंच रहे थे और वो काफी घबराते हुए अपनी जेबों को टटोल रही थी। यश ने निशांत के ऊपर एक नजर फेराई, फिर उसने अपना फोन निकाला और ऐसा नाटक करने लगा कि जैसे उसे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया हो। कुछ देर तक अपने फोन में टाइम पास करने के बाद उसने निशांत की तरफ देखा और बोला, निशांत, मुझे एकदम से कुछ काम आ गया है, मुझे अभी उसको जाकर देखना पड़ेगा, क्या तुम? यश की बात पूरी होने से पहले ही निशांत ने सिर हिलाते हुए बीच में बोला, कोई बात नहीं, मैं फिर अब कैंपस में वापस चला जाऊंगा। फिर वो खड़ा हुआ और बिना किसी झिझक के वहां से चला गया। उसके काम भी उसके चरित्र से काफी मेल खाते थे, वो कभी भी हिचकिचाता नहीं था। यश ने एक चैन की सांस ली और फिर भागकर मिशन की जगह की ओर चला गया। ये बस एक साधारण रैंडम मिशन था। उसने पिछले महीने में इस तरह के कई सारे मिशंस करे थे और उनमें से ज्यादातर ऐसे ही थे जिनमें या तो उसे किसी की मदद करनी होती थी या फिर उन्हें किसी परेशानी भरी स्थिति से निकालना होता था, वैसे ही जैसे यश ने उस समय भाविका के लिए किया था। हाँ बेशक, ज्यादातर बार मिले हुए मिशन में उसे लड़कियों की ही मदद करनी होती थी। यश को कभी कभी समझ नहीं आता था कि क्या ज्यादातर बार लड़कियों पर ही मुसीबत क्यों आती थी, या फिर सिस्टम उससे अच्छे काम करने की बजाय उसका किसी से रिश्ता करवाने के लिए तो पीछे नहीं पड़ा था। कहीं यह सिस्टम की कोई खासियत तो नहीं थी। जब से यश ने भाविका को बचाया था तब से इस तरह का रैंडम मिशन उसे नहीं मिला था। इस वजह से यश को लगने लगा था कि उसके आसपास के लोग सुरक्षित थे या फिर मुसीबतों में नहीं पड़ते थे। अब आखिरकार उसे कोई मिल ही गया था जो कि मुसीबत में था। जब यश मिशन की जगह पर पहुंचा तो उसने आसपास की सारी जगह नजर घुमाई और तुरंत से मिशन के लक्ष्य को ढूंढ लिया। वो लड़की असल रूप में इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन उसने अपना गेटअप कुछ इस तरह बना रखा था कि वो दिखने में काफी लंबी लग रही थी। उसने बड़ी बाजुओं वाली एक शर्ट और उसके साथ एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। उसने शर्ट को स्कर्ट के अंदर टक कर रखा था। इन कपड़ों में उसके लंबे पैर और पतली कमर दिख रही थी। उसका वो खूबसूरत रूप किसी पर भी बेशक एक छाप छोड़ सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने एक चश्मा पहन रखा था जिसका फ्रेम लाल रंग का था। उस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो किसी नाटक से आई थी या फिर एक नाटक में जा रही थी। हालांकि फिर भी थोड़ा आम और थोड़ा अजीब रंग ढंग उस पर काफी अच्छा लग रहा था। इससे वो एक अलग ही तरह से फैशनेबल लग रही थी। यश उस लड़की को पूरा ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी पर्सनैलिटी से वो उसके स्वभाव का अंदाजा लगाने लगा, जैसे कि वो कोई एक चलते फिरते सूरज के समान थी जो कि हर और रोशनी और खुशियां फैला रहा था, जो कि जहां भी जाती तो सारी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती थी। यश को उसकी पर्सनैलिटी देखकर कुछ अलग ही अनुभूति हुई। वो एक अच्छी और भारी चाल ढाल वाली लग रही थी, लेकिन वो लड़की बड़ी घबराहट के साथ अपनी सभी जेबें और अपना बैग टटोल रही थी। इस बीच उसका वो अजीब सा चश्मा थोड़ा नीचे सरक गया, जिससे यश को उसका छोटा सा और नाजुक सा चेहरा दिख गया और उस चेहरे से वो यश को जानी पहचानी लग रही थी। चैप्टर 55। क्या तुम्हारा फोन मार्केट में है? मेरा फोन कहाँ है? कहाँ गया? लड़की अपने मुंह में बड़बड़ाने लगी क्योंकि उसने अपने बैग की पूरी खोजबीन कर ली थी। यश ने अपने लक्ष्य को खोजा और उसको निशाने पर लेने के बाद उसके पास गया। हाय, कुछ हुआ है क्या? उस लड़की ने यश को कोई जवाब नहीं दिया। उसने सावधानी से यश की तरफ देखा। इससे पहले कि वो एक कदम पीछे हटती,
चारों ओर मुड़ती वो अपना बैग खोजती रही। यश इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में अनुभवी था। आमतौर पर कोई भी ऐसे किसी अजनबी को उत्तर नहीं देता था, और एक लड़की होते हुए वो कैसे एक अजनबी से मदद को स्वीकार कर सकती थी? क्या भरोसा कहीं सामने वाले का उद्देश्य बुरा हो? यश ने सोच समझकर कहा, वो मैं कोने में था और मैंने देखा कि आप परेशान लग रही हैं। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूं तो मुझे एक कप बबल टी खरीद कर दें, और अगर आपको किसी को फोन मिलाना है तो वहां भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्या कहती हैं? वो लड़की फिर यश की ओर घूम गई। उसने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, क्या आप मुझे अपना फोन उधार दे सकते हैं? यश ने जूही को बाहर निकाला और उसे वो फोन दे दिया। यहां, ये लीजिए। ये देखते हुए कि जूही कितनी चालाक थी, वो खुद को उजागर या एक्सपोज नहीं करती है। फोन लेने के बाद लड़की ने एक नंबर डायल किया। कॉल लग गया था, और कॉल लगने के बाद लड़की ने इशारा किया और यश को संकेत दिया कि वो एक पल के लिए निजी तौर पर बात करना चाहती थी, मतलब कि अकेले में बात करना चाहती थी। यश ने अपने हाथ से ओके साइन किया और लड़की ने एक तरफ दूसरी ओर कदम बढ़ाया। कुछ दूरी पर उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर बात करना शुरू कर दिया और फोन में घुसकर बात करने लग गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए वो उत्तेजित और नाराज लग रही थी। वो पहले से बिल्कुल ही अलग व्यक्ति की तरह दिखाई दे रही थी। वो कॉल पूरे 5 मिनट तक चली। यश के पास लौटने से पहले लड़की ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर मधुर अभिव्यक्ति का स्वभाव वापस आ गया और इस बार वो यश के प्रति मिलनसार थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उस लड़की ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, यश ने कहा। लड़की ने फोन को वापस यश को सौंप दिया और इन सब में उसने फोन पर एक अच्छी खासी नजर मारी और उससे आश्चर्य हुआ। आपका फोन वास्तव में सुंदर लग रहा है। ये पतला और हल्का है और इसमें फुल स्क्रीन भी काफी अच्छी लग रही है। यश ने जूही को वापस ले लिया। उसने उसे अपनी जेब में डाला और मुस्कुराया। ये मेरे दोस्त की कंपनी का एक प्रोडक्ट है, उसी ने बनाया है ये। उस लड़की ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। क्या इस फोन का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है? मतलब कि क्या ये बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है? यश डर से ठिठुर गया। फिलहाल नहीं, ये डेमो के लिए अभी एक ही पीस बना है। लड़की ने आहें भरी। ओह अच्छा, आजकल लोकल फोन काफी अच्छे हो रहे हैं। काफी अच्छे फोन्स आ गए हैं बाजार में। मैंने अपना फोन खो दिया है, आगे से ना मुझे एप्पल को छोड़ ही देना चाहिए। यश के ये सुनने के बाद उसने एक सेकंड लिया और कहा, आपका फोन चोरी हो गया है? लड़की ने आहें भरते हुए कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे फोन खोने का कोई मलाल नहीं है। वो तो कोई बात नहीं, नया आ ही जाएगा। लेकिन उस फोन में मेरी बहुत सारी निजी जानकारियां थी, इसलिए मुझे डर है कि कुछ गलत ना हो जाए। मैं यहाँ की लोकल भी नहीं हूँ। मैं तो किसी बिजनेस के लिए बैंगलोर आई हुई थी और कल जा भी रही हूँ। इसलिए मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया और मेरे फोन को रिमोटली लॉक करवा दिया। यश ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। सिस्टम को मिशन पूरा करने के बारे में उसे सूचित करना बाकी था। ऐसा लगता है कि मुझे उसके फोन को वापस पाने में मदद करने की जरूरत है, यश ने खुद से सोचा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने उस लड़की से कहा, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, बस 1 सेकंड, मैं फोन करूंगा और देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। लड़की ने अपना धूप का चश्मा उतारा। जीवंत आंखों की एक जोड़ी ने यश को देखा। इतनी प्यारी एवं सुंदर सी आंखें बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसने पूछा, क्या आप मेरे फोन को वापस ला सकते हैं? उसकी आंखें वास्तव में परिचित सी महसूस हो रही थी, जैसे कि यश ने अनजाने में ही सही किंतु पहले कहीं उसे देखा था। मैं पक्का नहीं कह सकता, पर मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहूंगा। उसके बाद यश ने भी अकेले में बात करनी चाहिए, इसलिए उसने दूसरी तरफ कदम रखा और जॉन को फोन किया। जॉन जुआ सेंटर में जुआ खेल रहा था। उसके साथ टेबल पर 2 अन्य परिचित लोग थे जो बदमाश थे, जिनको यश ने पिछले दिन पीटा था। छोटा वाला बंदा जॉन के विपरीत था। उसने एक टाइल खींची और अपने पत्ते बाहर डालने से पहले उसने कहा, ये आया इक्का। उसके बाद उसने कहा, जॉन, क्या तुम आज भी अपनी आंखें घर भुलाए क्या? जॉन ने एक पत्ता उठाया, उस पर झांका और आहें भरी। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। 2 दिन पहले मैंने अपनी पत्नी का वो कुत्ता रिची को खो दिया। सारी रात उसे ढूंढा और मिल भी गया, और उसके बाद भी मैं अपनी पत्नी से पिट गया। जॉन के बगल में बैठा हुआ एक मोटा गैंगस्टर खिलखिलाने लगा। अरे जॉन, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। क्या वास्तव में वो तुम्हारी पिटाई कर सकती है? ये बात जरा पचती नहीं, उसने कहा। जॉन ने असहाय होकर चुटकी ली। तुमने उसे पागल होते हुए नहीं देखा है। उसके रौद्र रूप से तुम जरा बेखबर हो। वो संगमरमर की टाइल को आसानी से एक मुक्का मारकर उसे आधा कर सकती है। मोटा गैंगस्टर कांप गया। भाई जॉन, ऐसा लगता है कि तुम चीजों को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो। जॉन ने मुंह बनाकर कहा, बड़ा चढ़ाकर? मैं बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहा हूं। मैंने उसे एक बार मार्शल आर्ट्स क्लब में खुद से 5 लोगों को पीटते हुए देखा था, वो भी 1 मिनट से भी कम समय में। सभी 5 को बाहर कर दिया था। 4 आदमी जुए की टेबल के चारों ओर बैठे थे, इस बारे में बात कर रहे थे कि जॉन की पत्नी कितनी उग्र थी। इसी दौरान जॉन का फोन बज उठा। जॉन ने उसे उठाया और यश का नंबर देखा।
उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये बच्चा सचमुच मेरे लिए पनौती है। मुझे आखिरकार 1 सप्ताह लग गया था इसकी दी हुई मार से अपने आप को खुद को सुधारने का। इसी के फोन के टॉपअप के चक्कर में मैंने अपनी बीवी के कुत्ते को खो दिया और फिर से पिट गया। जॉन उत्तेजित था, परेशान था और कॉल को काटना चाहता था। वो बस फोन को उठाना ही नहीं चाहता था। फिर उसके पास के मोटे गैंगस्टर ने कॉलर आईडी पर नजर घुमाई। उसने अपना गला साफ किया और जॉन को याद दिलाया, भाई जॉन, ये लड़का बड़ा अशुभ है, पनौती है। तुम उसके कॉल का जवाब नहीं दोगे तो वो खुद ही तुम्हारे पास उठकर आ जाएगा। मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूं? ये लड़का, जॉन ने कहा। इसे ध्यान में रखते हुए जॉन ने बड़ी विनम्रता से फोन का जवाब दिया। हेलो जॉन, क्या आपके पास अभी थोड़ा खाली समय होगा? फोन के दूसरी तरफ से यश की आवाज आई। जॉन ने जवाब बड़बड़ाया, हाँ हाँ। अच्छा, खाना वाना खा लिया? हाँ। जॉन ने कहा, बहुत बढ़िया। मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है। क्या तुम स्टारलाइट एवेन्यू के आसपास के जेब कतरों के लीडर को जानते हो? जॉन की आंख फड़कने लगी। तुम क्यों जानना चाहते हो? जॉन ने पूछा। अरे कुछ भी नहीं, मेरे फोन का दोस्त एक्चुअली में चोरी हो गया है। मुझे लगता है कि किसी जेब कतरे का काम है, इसीलिए मैं उनके लीडर के साथ बात करने की योजना बना रहा था। यश ने यूं ही कहा। जॉन इससे पहले यह कहता कि मैं किसी को नहीं जानता, वो एक पल के लिए चुप हो गया। अरे भाई जॉन, चुप क्यों हो गए? मेरी मदद नहीं करोगे? अरे मैं तो बस नए दोस्तों से मिलना चाहता हूं। चलो मान भी जाओ, मेरा परिचय तो करवा दो। अच्छा, फोन पे नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद आकर तुमसे बात कर लेता हूं। जॉन के माथे पर नसें चटकने लगी। ये हरामी लड़का मुझे धमकी दे रहा है। जॉन ने गुस्से में अपने दांतों को दबाकर जवाब दिया। यश, मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं, ये कानून द्वारा शासित समाज है। यश चकित रह गया। भाई जॉन, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूं। मैं अच्छा बोलता हूं, अच्छा करता हूं और अच्छा सोचता हूं। मैं भला तुमसे क्यों लड़ूंगा? लड़ना कानून के खिलाफ है, मुझे भी पता है, लेकिन चोरी भी तो कानून के खिलाफ है। जॉन ने बिना किसी दिलचस्पी के उसे जवाब दिया। अगर ये कानून के खिलाफ है तो जाओ और पुलिस रिपोर्ट बनाओ। चलो देखते हैं कि क्या पुलिस तुमको तुम्हारा सामान ढूंढने में मदद कर सकती है। अच्छा सवाल किया। अच्छा जॉन, अगर मैं तुमको 20 बार चाकू मार दूं तो तब भी क्या पुलिस मुझ तक पहुंच पाएगी? यश ने कहा। जॉन ने अपने दांतों को कसकर जकड़ लिया। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ था। ये छोटा सा हरामी लड़का साला किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। ये वास्तव में मुझे चाकू मार देगा। जॉन ने एक लंबी और भारी सांस ली। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दोस्त ने आखिर क्या पहन रखा है? जॉन ने कहा। अब आए ना लाइन पे। थैंक यू जॉन, यश ने कहा।